कैसे हैं आप लोग सब? हेलो हेलो हेलो। देख लो भाई, मैं पहले अपना ऑडियो ऑडियो कलर आ रहा है सही से। जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो भैया। गुप्ता जी इज लाइव। मैं भी अपना चेक कर लूं। जल्दी जल्दी चेक कर लूं, जल्दी जल्दी चेक कर लूं, जल्दी जल्दी चेक कर लूं। हाँ हाँ हाँ, जल्दी जल्दी फटाफट आ जाइए। हाँ मम्मी है, मम्मी हाय बोलो एक बार। हाय। नमस्ते। बच्चे बोल रहे हैं। नहीं नहीं, वो सब नहीं, वो सब नहीं। देखो यहाँ पर फायदा क्या है, अपना ऐप है, इसमें मम्मी से हाय भी बुलवाया जा सकता है। ऐसे मम्मी स्क्रीन के सामने आके हाय कर दो, हाय कर दो। हाय। अरे आई नहीं है स्क्रीन में, यहाँ है कैमरा। थोड़ा आप सामने अब आओ। आया? हाँ अभी नीचे आओ। हाँ उस तरफ जाओ, इस तरफ आओ। अरे तुम हाय करो, चलो। हाय। ठीक है, जाओ। अब आया इधर। अरे ठीक है ना। हाँ ये बिस्किट खाली पेट है। अभी बात। हेलो 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 बच्चों। जरूर लास्ट में क्या बोली, नाला है क्या एकदम। अच्छी बात है। तो कुछ करो ना करो, जबरदस्ती सुनना पड़ता है। लास्ट में होती नालायक एकदम। अच्छी बात है। हम कुछ किए? तुम लोग देखा हम कुछ किए? तो कितना भी बड़ा टीचर हो, घर में यही सब सुनना पड़ता है। तो जबरदस्ती नालायक बोल के चली गई इतना जनता का सामने। अभी ये यूट्यूब पर लाइव जाएगा, वहां पे और परेशानी हो जाएगा। नहीं मम्मी जी को गया, मम्मी जी अपना बोली बोल के चली गई। अभी ये यूट्यूब पर लाइव जाएगा। हाँ तो साउंड ऑन सब क्लियर आ रहा है, चलो बढ़िया 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 बढ़िया। अच्छा बच्चों, एक छोटी सी चीज बतानी थी आपको, ठीक है? कोई मतलब देखो, जैसे क्या है, मैंने ये जो एप्लीकेशन बनाया है, ठीक है, ये एप्लीकेशन जो कंपनी ने बनाया उसका नाम है क्लास प्लस, ठीक है? तो ऐसा टाइम टू टाइम होता है कि वो जो कंपनी है वो ऑफर्स निकालती है बच्चों के लिए, ठीक है? ऐसा टाइम टू टाइम होता है। तो ये जो कंपनी है, इसने अभी एक ऑफर निकाला है बच्चों के लिए, ठीक है? जैसे रिपब्लिक डे सेल। तो ये रिपब्लिक डे सेल में क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे आपको 500 रुपीज डिस्काउंट मिल रहा था ना मेरी वेबसाइट पर कुछ भी खरीदने से, वैसे एक ही कोर्स है और इसके अलावा नोट्स, वो आपको अभी भी मिलेगा। इसके साथ साथ ये जो योगा बार है, हेल्थीफाई मी है, गो देसी है, ये सब के आप अगर परचेस करते हो अभी कुछ, तो आपको इन सब के गुडीज मिलेंगे, ठीक है? तो मतलब बेसिकली ये एक ऐसी चीज है कि अगर आप 100 रुपए के ऊपर कुछ भी खरीदते हो, ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेंगे। तो आपका जो भी एड्रेस, इस मतलब परचेस करते टाइम आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है ना, तो आपके एड्रेस पर वो डिलीवर किए जाएंगे ये छोटे छोटे परचेज, मतलब इनाम, जैसे लिखा है ना, विन अमेजिंग ऑफर्स ऑन एवरी परचेस। तो ये ऐसा करके आपको मिलेगा। तो ये बस ध्यान में रखिएगा, ये वैलिड टिल 26 जनवरी है, मतलब बेसिकली रिपब्लिक डे के एंड तक, ठीक है? और ये मेरे ऊपर नहीं है कि मैं इसकी वैलिडिटी बढ़ा सकूं या कम कर सकूं, इट इज नॉट ऑन मी, ठीक है? तो ये उन्होंने बताया था तो मैंने बस आपको बता दिया, बाकी करना ना करना आपकी मर्जी है। एक बात याद रखिएगा, ये जो YD 500 है ना, इसका कोई लिमिट नहीं है, हम कोई मिस सेलिंग नहीं कर रहा। तो ये कोर्स अभी भी 4500 में भी है, आगे भी 4500 में ही रहेगा, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए, वो एज इट इज सेम रहने वाला है। अगर आप अन अकेडमी पर खरीद रहे हो इंटरमीडिएट, उसके बाद मेरे को इनवॉइस दे रहे हो, तो मैं आपको 1500 का और डिस्काउंट देके 3000 में भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो आपको एकदम सिंपल सी चीज है, आप अगर ऐप पर जाके अभी कुछ भी खरीदते हो, मतलब 100 रुपए के ऊपर, एक्चुअली मेरे पास सिर्फ दो ही आइटम है, एक आईईडी के नोट्स मैंने डाल के रखे हैं और दूसरा ये योद्धा बैच। तो अगर आप योद्धा को अभी परचेस करते हो, प्राइस तो वही है, 500 डिस्काउंट भी मिल रहा है आपको, बस कुछ एक्स्ट्रा गुडीज मिल जाएंगे, ठीक है? तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाहता हूं। और वो सब बात हटाओ, और ये बताओ तुम हो कैसे? वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम हो कैसे? हाल चाल तबीयत कैसी है तुम्हारी? हाल चाल तबीयत कैसी है तुम्हारी? सब ठीक? सब बढ़िया? एकदम बढ़िया, चलो बढ़िया बढ़िया, मस्त मस्त मस्त। अच्छा देखो,
अभी मैं एक चीज बताता हूं, ठीक है? ये आप लोग बच्चे हैं ना, मेरे लिए तो छोटे बच्चे जैसे ही हैं। तो अभी आप लोग एक सिचुएशन फेस कर रहे होंगे बेटा। क्या सिचुएशन मैं बताता हूं, ये आप लोग में से कौन फेस कर रहा है मेरे को सच सच बताना, ठीक है? जब आपने इंटरमीडिएट के लिए पढ़ाई शुरू की थी, उस टाइम के लिए आपको ये श्योर शॉट लग रहा था कि आपका सीए फाउंडेशन पास होने वाला है। सच सच बताइएगा मेरे को, ठीक है? कि आपका सीए फाउंडेशन पास होने वाला है, आपको श्योर शॉट लग रहा था, है ना? उसके बाद अभी जब रिजल्ट्स नियर आ रहे हैं, रिजल्ट्स नियर आ रहे हैं, तो आपको ना डर लगने लगा है। अब आपको ना इफ और बट आ गया है बीच में कि शायद हो जाए शायद ना हो। ऐसा हो रहा है ना? ऐसा हो रहा है ना? किसके किसके साथ ऐसा हो रहा है? ठीक है, किसके साथ हो रहा है? अच्छा, अब ऐसे सिचुएशन में मैं बताता हूं, ये जो आपके साथ हो रहा है ना, ये बहुत ही कॉमन है। सर क्या कभी आपके साथ हुआ? 5 बार इंटू 2, 10 बार। जितनी भी फिनेंस की डिग्री है, हर एग्जाम के रिजल्ट के पहले हमारी फटती, एकदम कॉमन। अरे तुम इंसान हो, हम भी इंसान हो। लेकिन इन सब से मैंने एक चीज सीखी है, और मैं अपनी लर्निंग से आपको यह बताऊंगा, ठीक है? अपनी लर्निंग से बता रहा हूं। जो फर्स्ट फीलिंग थी ना, पेपर से पेपर देकर एग्जाम सेंटर लीव करने की फर्स्ट फीलिंग, बस वो करेक्ट है, और बाकी सब आपके दिमाग का खेल है। तो अगर वो फर्स्ट फीलिंग में अगर उस फर्स्ट फीलिंग में आपको ऐसा लग रहा है कि हां भैया मेरा तो निकल जाएगा, तो भैया आपका निकल जाएगा। और अगर उस फर्स्ट फीलिंग में आपको ऐसा लगा था ना कि भैया आई डोंट थिंक सो इट विल हैपन, तो लेट मी टेल यू ब्रो, इट विल नॉट हैपन। देखो मैं बुरा, बहुत लोगों के नजरिए में मैं बुरा आदमी इसलिए बन जाता हूं बहुत स्टूडेंट के केस में, क्योंकि मैं सच बोल देता हूं। अब भाई अगर सच बोलने से मेरे को बुरा माना जा रहा है तो ठीक है, मैं बुरा आदमी हूं, अब कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन सच यही है। मैंने भाई 5 प्रोफेशनल डिग्रीज है मेरे पास। जितने प्रोफेशनल एग्जाम्स मैंने दिए हैं, मेरे को पता है कि सबका एंड रिजल्ट यही होता है, ठीक है? अगर पेपर दे के आके आपकी फीलिंग कॉन्फिडेंट है ना, जैसे मैं सीए फाइनल का जब एसएफएम पेपर दे के आया था, मेरा दोस्त बाहर खड़ा हुआ था, उसने, मैं ये सब चीजों पे मानता नहीं कि आप किसी को बता दो कि आपके नंबर कितने आने वाले हैं तो कम हो जाएंगे। किसी का बाप नहीं जाके मेरे नंबर रोक सकता, ठीक है? वो मेरे ऊपर है। तो मेरे दोस्त ने, जैसे ही मैं बाहर आया, उसने पूछा भाई क्या क्या लगता है क्या होगा? मैंने बोला 100। मैंने बोला 100 सीधा। मेरे को जैसे ही पूछा ना कितना आएगा, मैंने बोला 100। अब वो देखो, अब अब वो था थोड़ा सा बंगाली टाइप का, उसको थोड़ा ऐसा मन में डर बहुत था, ठीक है? वो क्या बोलता है, भाई मेरा तो 60 से ज्यादा नहीं आएगा। रिजल्ट आया, मैंने 100 बोला था, मेरा 100 आ गया। उसका आया कितना बोलो तो 78। अब मेरे को पता है कि आईसीआई के एग्जाम में ऐसा कभी नहीं होता कि आप कम सोचें और ज्यादा आ जाए। आप ज्यादा सोचते हो कम आता है, वो लॉजिकल है, बट कम सोचो ज्यादा आ जाए, वो कभी नहीं होगा। वो कभी नहीं होगा, ठीक है? कभी जिंदगी में नहीं होगा। तो बच्चों, मैं आपके साथ यहां पर जुड़ा हुआ हूं। आपको बस इतना बोलूंगा, कोई फोर्स नहीं है कि मैं ऐसा कोई फोर्स नहीं कर रहा कि इंटर करो, अभी शुरू करो। अगर मेरे को आपको ऐसा कोई फोर्स कराना होता ना, तो जैसा यूए पे चल रहा है, मैंने भी पेड बैच चालू कर दिया होता। लेकिन आप एक चीज नोटिस करो, मैंने
ठीक है, मैंने, ठीक है, मैंने जानबूझकर आपके लिए रखा नहीं। तो मैं चाहता ना तो पेड कोर्स पहले शुरू कर सकता था। मैंने पेड कोर्स पहले सिर्फ इसलिए नहीं शुरू किया क्योंकि मैं आपके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर नहीं करना चाहता था कि पैसा अभी दो, पैसा अभी दो, अभी दो। मैंने डाल के रखा है, डाल के रखा है क्योंकि सबने किया था तो मेरे को भी करना बनता था कि देयर शुड बी अ बैच। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, पेड कोर्स की शुरुआत मैं रिजल्ट के एक दिन बाद छोड़ के नेक्स्ट दिन से करूंगा, जिस भी दिन रिजल्ट आया। तो अगर रिजल्ट 1 तारीख को आया, मैं 3 तारीख से स्टार्ट करेगा, 5 तारीख को आया मैं 7 तारीख से शुरू करेगा, 6 तारीख को आया मैं 8 तारीख से शुरू करेगा। एकदम सिंपल, ठीक है। तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बड़ा भाई आपके साथ हमेशा जुड़ा हुआ है। चलिए अब शुरू करते हैं, आ जाइए भैया। सर पहले सर देखिए सर, हम लोग आपकी क्लास में आते हैं, हम लोग आपसे फाउंडेशन पढ़े, हमारी आदत यह है, हमें पता है जब हम आपकी क्लास में आएंगे आप सब रिवाइज कराएंगे। अरे तो ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। आज मैं आपको रिवाइज नए तरीके से कराता हूं। सेक्शन 89 और सेक्शन 80, अच्छा 88, 89, 90 को रिलेट करके बताता हूं, ठीक है। चलो आओ एक साथ, लेकिन ब्लैक पेपर पर, ठीक है। सुनो भैया, सर 3 सेक्शन है, देखो तीनों का आपस में कैसे रिलेटेड है, 88, 89, 90, ठीक है। चलो ठीक है, देखते हैं तीनों साथ में कैसे रिलेटेड है। रेडी सर, सेक्शन 88 जो है वो आपको बोलता है कि आपको रजिस्टर ऑफ मेंबर बनाना है, रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर बनाना है, आपको रजिस्टर बनाना है फॉरेन रजिस्ट्री का, ठीक है। 89 का पर्पस ये है कि डिफाइन कर देना कि मेंबर कौन है, मेंबर कौन है, या रजिस्टर्ड होल्डर कौन है। रजिस्टर्ड होल्डर मतलब हम लोग नाम किसका लिखें, ठीक है, हम लोग नाम किसका लिखें। अब ये किसी का नाम लिखने के लिए अगर ये शेयर किसी और को ऑलरेडी सेल कर दिए हैं तो 89 वाला सेक्शन आता है ये बताने के लिए कि अगर कोई और आदमी है तो उसको अपना बेनिफिशियल इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना है। बच्चों आपने ना शायद एक चीज पर गौर नहीं किया, आज मैं करवाता हूं। 89 बोल रहा है बेनिफिशियल इंटरेस्ट को डिस्क्लोज करना है। 90 जो सेक्शन था जो लास्ट दिन हम लोग ने डिस्कस करके खत्म किया था, वो बात कर रहा है सिग्निफिकेंट, ठीक है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर के बारे में। एक बात समझिएगा, देखिए सुनिए सुनिए सुनिए, हर बच्चा स्कूल जाता है, ये आपने स्कूल में एहसास किया होगा, ठीक है। लेकिन टीचर जो होता है, क्लास टीचर स्पेशली, जब कोई एक बच्चा कभी स्कूल नहीं आया होता है, वो बहुत अच्छा बच्चा होता है या बहुत मैनरफुल बच्चा होता है या कभी कभार बहुत बदमाश बच्चा भी होता है, मतलब वो स्पेशल होता है थोड़ा, तो टीचर उसके बारे में पूछता है ना बाकियों से, अरे आज ये नहीं आया, हाँ। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की है, टीचर अटेंडेंस सबका लेता है लेकिन पूछता उस एक के बारे में है। बोलिए करेक्ट, इफ आई एम राइट लेट मी नो इफ आई एम राइट। लेकिन पूछता सिर्फ वो उस एक के बारे में, हाँ कि ना, पूछता वो सिर्फ उस एक के बारे में, करेक्ट, हाँ। तो बेनिफिशियल इंटरेस्ट डिस्क्लोज करने के लिए हम लोग सबको बोल रहे हैं कि भैया आप लोग सब के सब बेनिफिशियल इंटरेस्ट डिस्क्लोज करेंगे, लेकिन कंपनी को मतलब किससे है सुमन जी, कंपनी को मतलब है सिग्निफिकेंट वाले से, ठीक है। तो अब आपको कहानी समझ में आई, कंपनी 88 में मेंबर का रजिस्टर बनाता है, 89 में चाहता है कि हर आदमी अगर अपना शेयर्स किसी और को दिया हुआ है कंपनी को बता दे, जिससे कंपनी डिविडेंड देते टाइम कंपनी को प्रॉब्लम ना हो। और सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का कंपनी अलग से रिकॉर्ड रखना चाहता है, यह जानने के लिए कि उनके मेजॉरिटी होल्डर्स कौन है। क्यों पता है क्यों जानना चाहते हैं, क्योंकि बेटा जब तू गूगल करता है ना, जब तू गूगल करता है मेजॉरिटी मतलब शेयर होल्डर्स इन रिलायंस, तो नाम उनका दिखता है ना जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स है। एक चलो एक डेमो दिखाता हूं तुमको, शेयर होल्डर्स इन रिलायंस,
तुमको रिलायंस की शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाता हूं। देखो, अब अगर आप पैटर्न देखोगे यहां पर, ठीक है, कहां गया कहां गया कहां गया, अरे हाँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो बोलता है जो प्रमोटर लोग हैं, जो अंबानी फैमिली है, वो 50% होल्ड करती है, रिमेनिंग 50% आर हेल्ड बाय पब्लिक शेयर होल्डर्स। ठीक है, इंक्लूडिंग एफआई। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज द लार्जेस्ट नॉन प्रमोटर इन्वेस्टर इन द कंपनी, 7.98%। सर दूसरी जगह टेक ओवर रीजन दिया गया था क्या? टेक ओवर मतलब, अरे नहीं नहीं नहीं, टेक ओवर नहीं। देखो, आपको शेयर होल्डिंग पता रहेगी एज अ कंपनी, तो आप टेक ओवर सिचुएशन को या हॉस्टाइल सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी मेजॉरिटी होल्डिंग अपने पास रखना चाहते हैं। तो ये देखो, यहां से ना हमें इस होल्डिंग के बारे में पता चलता है। ठीक है, क्योंकि अगर देखो, अगर मेरी मेजॉरिटी होल्डिंग किसी दूसरे के हाथ में चली गई तो हॉस्टाइल टेक ओवर हो जाएगा। तो ये ट्रैक रखने के लिए सेक्शन 90 का बेनिफिशियल ओनरशिप का टॉपिक आता है। ठीक है, अच्छा, यहां तक अब 89 वगैरह सारी चीजें याद हैं? ये सारी चीजें याद आ रही है? बिंदास पूछो भैया, हम तो बैठे ही हैं इसी के लिए। सारी चीजें याद है? अब सेक्शन 90 पर थोड़ा आते हैं। ठीक है, थोड़ा इस पे चर्चा करते हैं सेक्शन 90 पे। सर ये सेक्शन 90 है क्या? ठीक है, सेक्शन 90 बेटा बात करता है आपके बेनिफिशियल इंटरेस्ट के डिस्क्लोजर के बारे में, जैसे मैंने पहले दिन भी बोला था। लेकिन ये सबको इंटरेस्ट डिस्क्लोज करने नहीं बोलता, ये सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर को इंटरेस्ट करने बोलता है। तो सर हम लोग ये बात लास्ट दिन कर रहे थे, एज फार एज आई रिमेंबर, कि सर ये सब रफ नोटिंग है। ठीक है, रफ नोटिंग है ये सब, कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई आदमी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है कि नहीं। ठीक है, मैंने आपको याद है ये पूरा का पूरा टॉपिक में 4 पॉइंट बताए थे। एक, वो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है अगर उसके पास 10% कैपिटल है कंपनी का, और उसके पास 10% वोटिंग राइट है, या तो सर उसके पास 10% डिविडेंड राइट है। ठीक है, या तो उसके पास लास्ट में कंपनी को इन्फ्लुएंस करके डिसीजन मेकिंग का राइट है, इन्फ्लुएंस या डिसीजन मेकिंग का राइट है। तो फिर हम लोग बोलते हैं कि ये आदमी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है, एसबीओ है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है। अब आप लोगों के दिमाग में ना फाउंडेशन में भी ये क्वेश्चन आता था, बट फाउंडेशन में आप छोटे बच्चे थे, इसलिए मैं उस टाइम आपके क्वेश्चन को एड्रेस नहीं करता था, क्योंकि उस टाइम उस क्वेश्चन की ना रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब आप बड़े बच्चे बन गए। ठीक है, अब आप बड़े बच्चे बन गए, तो बड़े बच्चे बनने के बाद अब आपको उस चीज की रिक्वायरमेंट है। अब आपको उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अब बड़े बच्चों के केस में मैं आपको यह बताता हूं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, 10% कैपिटल और 10% वोटिंग राइट में। सर दूर दराज में जब एक बच्चा रात को रो रहा होता है तो मां बोलती है सो जा बेटा सो जा, वरना डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला शेयर आ जाएगा। कौन आ जाएगा? डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला शेयर आ जाएगा। याद है बचपन में पढ़ा था कि इक्विटी 2 किस्म का होता है, एक होता है नॉर्मल इक्विटी शेयर, एक होता है इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। सर डिफरेंशियल वोटिंग राइट मतलब जिसमें एक पे एक वोट नहीं मिलता, एक पर कुछ कम मिलता है। ठीक है, एक पर कुछ कम मिलता है। तो सर बातें कुचन कही सी कुचन सुनी सी होने लगी। तो सर ये एकदम पॉसिबल है कि एक आदमी के पास कंपनी का 10% का कैपिटल हो, ठीक है, लेकिन हो सकता है उसके पास 10% के वोटिंग राइट ना हो। बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि अगर एक शेयर पर, ठीक है, एक शेयर खरीदने से अगर आपको 0.10 वोट मिल रहा है तो आपको 10 शेयर खरीदने पड़ेंगे एक वोट पाने के लिए।
ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि 10% कैपिटल और 10% वोटिंग राइट अलग अलग हो जाए। सिमिलरली आपको यह भी बताते हैं, जो शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स होते हैं उसमें डिविडेंड परसेंटेजेस काफी हाई होती हैं, डिविडेंड पॉइंट्स उसमें ज्यादा दिए जाते हैं। तो यह भी पॉसिबल है बेटा कि कैपिटल 10% या 10% वोटिंग राइट और 10% डिविडेंड तीनों अलग अलग हो। ठीक है, तो बचपन में आपको यह नहीं बताया जाता क्योंकि उस टाइम आपका दिमाग छोटा होता है, हालांकि मैंने बोला था शायद। बट 10% वोटिंग पावर और 10% कैपिटल में बहुत अंतर होता है, क्योंकि देयर आर शेयर्स विच आर नोन एज डिफरेंशियल वोटिंग राइट। अब एक और चीज बताऊं, बोलो एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊं, एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊं, एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊं, जस्ट ऐसे ही नॉलेज के लिए बताओ। सुनो भैया, आप सीए इंटरमीडिएट में हैं, तो अब नॉलेज बहुत काम की चीज है। ठीक है, तो नॉलेज के लिए एक बात सुनो, आपने याद है, अच्छा अच्छा, अरे सुहानी कोई बात नहीं बेटा, फिर से बता देते, सुनो। जैसे देखो, मान लो सुहानी, एक कंपनी है, लेट्स से एक कंपनी है, मेरे ही नाम की बना देते, एक कंपनी है सीएसजी लिमिटेड। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल आप यार, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल में दो तरह के शेयर्स हैं, एक नॉर्मल इक्विटी और एक डीवीआर। ठीक है, डीवीआर का रेशियो है कि एक शेयर पे यू आर ओनली गेटिंग 0.1%, 0.10 वोट। मतलब आप ये समझ लो बेटा, मैथ्स थोड़ी सी लगा के, कि आपको 10 शेयर खरीदने पड़ेंगे तब जाके आपको एक वोट मिलेगा। सुहानी ये वाला पॉइंट क्लियर है तो मेरे को पहले बताना कि एक शेयर खरीदने से आपको एक वोट नहीं मिल रहा, आपको 10% वोट मिल रहा है। तो 100% एक वोट पाने के लिए आपको 10 शेयर खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, तो डीवीआर का कैपिटल कुछ इस तरीके का है बेटा कि 10 लाख शेयर्स हैं। ठीक है, 10 लाख शेयर्स हैं एट 10 ईच। ठीक है सुहानी बेटा, थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, हाँ, जब भी आप पूछो ना तो पूछने के बाद मेरे साथ बोलते रहा करो कि हाँ सर समझ में आ रहा है, क्योंकि फिर मेरे को ट्रैक करना पड़ता है ना। तो ये 10 लाख का कैपिटल हुआ, और लेट्स से यहां पर नॉर्मल इक्विटी 2 लाख शेयर्स है एट द रेट 10 ईच। नहीं 2 लाख नहीं करते, 20 लाख एट द रेट 10 ईच, तो ये 200 लाख हो गया। ठीक है, 200 लाख हो गया। अब सुनो बेटा, ध्यान से देखना, ये अब देखो मेरा दोस्त है तो नाम तो आपको पता ही है क्या होगा, अब आपको एक्सपीरियंस हो गया। तो ये मेरा एक दोस्त है विमल, और ये मेरा एक दोस्त है तुलसी। ठीक है, ये मेरे दोस्त हैं, तो इनके नाम तो ऐसे ही होंगे, ये तो आपको अब तक अंदाजा हो जाना चाहिए, यू मस्ट बी एक्सपीरियंस। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आइए, हमारे दोस्त हैं तो ये ऐसे ही होंगे। ठीक है, तो एक है विमल, एक है तुलसी। ठीक है, अब होता क्या है सुनो, विमल क्या करता है, विमल क्या करता है, नॉर्मल वाले इक्विटी शेयर्स, नॉर्मल वाले इक्विटी शेयर्स वो परचेस करता है कितने, 2 लाख, 2 लाख शेयर्स वो करता है बाय। ठीक है, बहुत, अजय देवगन मेरा फेवरेट एक्टर है। और तुलसी क्या करती है, डीवीआर वाला शेयर खरीदती है, डीवीआर वाला शेयर परचेस करती है, लेट्स से 1 लाख। ठीक है बेटा, अब एक चीज नोटिस करना, ठीक है, एक चीज नोटिस करना, अगर आप विमल के केस में देखो तो विमल के पास 10% शेयर कैपिटल भी है। ठीक है, क्योंकि उसने 2 लाख शेयर खरीदे हैं, 20 लाख का 10% इज 2 लाख। ठीक है, साथ ही साथ इसके पास 10% वोटिंग पावर भी है, देखो, क्योंकि एक शेयर पे एक वोट है। लेकिन जब आप तुलसी के केस में ये देखो तो तुलसी के पास 10% शेयर कैपिटल तो है, 1 लाख शेयर्स 10 लाख के,
लेकिन उसके पास 10% वोटिंग पावर नहीं है। 10% वोटिंग पावर नहीं है, क्योंकि वोटिंग पावर के लिए उसको एक मतलब 10% वोटिंग पावर के लिए उसको एक नहीं 10 लाख शेयर खरीदने पड़ते पूरी कंपनी में, और उसके पास सिर्फ 1 लाख है। तो उसके पास 10% वोटिंग पावर नहीं है, उसके पास 1% वोटिंग पावर, उसके पास 1% वोटिंग पावर है। तो आपको समझ में आया कि डीवीआर होने की वजह से 10% शेयर कैपिटल एंड 10% वोटिंग पावर इज नॉट द सेम। इसीलिए दोनों पॉइंट रखे गए हैं कि अगर आपके पास 10% शेयर कैपिटल है तो भी आप हो, और 10% वोटिंग पावर हो तो भी। अब मैं आपको एक चीज बात बताऊं, मेरे को एक चीज बहुत बुरी लगी आपकी, ठीक है? आप लोग में से बहुत लोगों को ये पॉइंट समझ में नहीं आया था, लेकिन सिर्फ सुहानी ने आके ये बोला कि सर एक बार फिर से। अरे अगर आपको नहीं समझ में आया वो चीज तो आप मेरे को हक से बोलो ना कि सर एक एग्जाम्पल लेके बताओ। अरे तुम एक क्या, मैं तो 15-20 एग्जाम्पल लेने के लिए रेडी हूं। तुमको बोलना पड़ेगा ना बेटा। अब इतना तो कंफर्ट हमारे बीच में हो गया होगा कि तुम मुंह खोल के हमको बोल सकते हो कि सर ये चाहिए या वो चाहिए। 1 साल के ऊपर से हम लोग साथ में हैं, तो थोड़ा बोलो ना यार मेरे को, यार तुमसे रैंक चाहिए, तुमको बदले में जो चाहिए मैं सब देने के लिए रेडी। एग्जाम्पल से थोड़ा और क्लियर हुआ? हो सकता है आपको पहले भी आ गया हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, बट एग्जाम्पल से थोड़ा और क्लियर हुआ। सर आपने ये जो पिंक चिट्ठी बनाई है ये क्यों बनाई है? आपको एक बात समझाने के लिए, पुरानी बातें याद कराने के लिए। चलो एक बार टेस्ट करते हैं, ठीक है? पहले कसम खाओ कोई गूगल नहीं करेगा। कसम है आपको कोई गूगल नहीं करेगा, आपको कसम है अपने सीए इंटरमीडिएट की कोई गूगल नहीं करेगा, ठीक है? बिना गूगल किए बताओ। एक सेक्शन था 246 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कौन डिफाइन था इस सेक्शन में? कौन डिफाइन था इस सेक्शन में? कौन डिफाइन था इस सेक्शन में? एक सेक्शन था 246 ऑफ द कंपनीज एक्ट, कौन डिफाइन था इस सेक्शन में? सबसे पहले सुरजीत का आंसर आया है होल्डिंग। सबसे पहले सुरजीत का आंसर आया है होल्डिंग। सबसे पहले सुरजीत का आंसर आया, फिर देव गोयल। परफेक्ट, होल्डिंग कंपनी। ठीक है, अच्छा एक चीज और पूछूं। एक चीज थी 26 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इसमें कौन डिफाइन था? इसमें कौन डिफाइन था? सबसे पहले सुहानी का जवाब एसोसिएट। वेरी गुड सर। एक और था सर, सर एक और था सर, ठीक है? 287 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इसमें कौन डिफाइन था? सब्सिडरी। अब एक बात समझो, ठीक है? अब एक बात समझो, ये जो लोग एग्जाम के एक दिन पहले आपको बुला के एक लिस्ट दिखा के बोलते हैं 4 घंटा में सेक्शन याद करवा देंगे, वो 4 घंटा में याद करवाएंगे, तुम एक एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम में भूलना शुरू करोगे और एग्जाम के एंड तक पूरा खाली हो जाएगा। ठीक है? अपने ने जो शुरुआत से किया है, हेलो बेटा बालकरण, अपने ने जो शुरुआत से किया है, डे 1 से किया है, तो उससे हमें फायदा यह है कि हमको आज तक याद है जब एग्जाम खत्म हो गया। ये फर्क है। पर सर आपने ये बताया क्यों? आप कोई भी बात बिना मतलब के नहीं करते।
हालांकि आप जब बात करना शुरू करते हैं हमें लगता है बेमतलब की बात होने वाली है, बट उससे आप मतलब जोड़ देते हैं। आपको याद है इन सारी रिलेशनशिप को देखने के लिए एक वर्ड हम लोग यूज करते थे, ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। पुराने जमाने में जब कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था ना बेटा, तो यहां पर पेड अप शेयर कैपिटल लिखा होता था। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद टोटल वोटिंग पावर कर दिया, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया डीवीआर का। कंपनीज एक्ट 2013 के पहले डीवीआर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, इसीलिए वहां पर वो लोग पेड अप शेयर कैपिटल लिखते थे। ये कैपिटल होल्ड कर लिया, काम हो गया। लेकिन जब डीवीआर का कॉन्सेप्ट आया ना, तब इनको समझ में आया भाई ये तो पॉसिबल है कि एक आदमी, ऐसा भी हो सकता है कि एक आदमी कैपिटल तो होल्ड कर रहा हो लेकिन उसके पास उतनी पावर ही ना हो बोर्ड में बैठने की, तो फिर होल्डिंग सब्सिडरी कहेगा या एसोसिएट कहेगा। तब इन्होंने एक्ट में ये चेंजेस करके इसको टोटल वोटिंग पावर किया था। तो टोटल वोटिंग पावर और टोटल पेड अप शेयर कैपिटल में बहुत अंतर है। हमको पता है, हमको हमको ये कॉन्सेप्ट बताने में बड़ा मजा आता है। डीवीआर लेते क्यों है बेटा सुहानी? एक फायदा है ना, डिविडेंड ज्यादा मिलता है आपको और सस्ते में शेयर्स मार्केट में मिल रहे होते हैं। मेरे को ना इसमें ना बड़ा इंटरेस्ट आया था अपने टाइम में। क्यों? क्योंकि इसकी अगर आप डेट देखो तो ये 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, मैंने जून 2013 में सीपीटी दिया था। ठीक है, 30 अगस्त 2013 से कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है। ठीक है, 30 अगस्त 2013 से। मैंने जो पहला अटेम्प्ट मई 2014 का दिया था, ठीक है, मई 2014 का सीए इंटरमीडिएट का, उसमें हम लोगों ने नया कंपनीज एक्ट पढ़ा था और स्टार्टिंग में पुराना पढ़ा था, फिर अचानक से नया आ गया। तो मेरा दिमाग में पता है कितना भूचाल आता था। मेरी आदत, मेरे को सेक्शन याद हो जाता। अब जब मेरे पास कोई टॉपिक आता ना, तो मेरे दिमाग में एक तरफ से पुराना कंपनीज एक्ट सेक्शन बोल रहा होता, एक तरफ से नया कंपनीज एक्ट सेक्शन बोल रहा होता। मेरा दिमाग फट जाता था कौन सा सही है कौन सा गलत है। मेरे को लिटरली कुछ दिन के लिए ना पढ़ाई और लॉ से डिटॉक्स लेना पड़ा था कि मैं भूल तो पाऊं पुराने सेक्शंस को, क्योंकि नए सेक्शन पुराने सेक्शन में मैं कंफ्यूज हो जा रहा। मैं आंसर लिख रहा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, स्टार्टिंग में लिख रहा सेक्शन 8 और एंडिंग में जाते जाते लिख दे रहा हूं सेक्शन 25। और फिर खुद जब उस आंसर को पढ़ रहा हूं तो खुद ही को गाली दे रहा हूं, अबे क्या कर रहा है तू, ऐसे तो लग जाएगी। क्योंकि पुराने कंपनीज एक्ट में वो सेक्शन 25 है और नए कंपनीज एक्ट में वो सेक्शन 8 था। मेरे को दोनों याद है। तो मैंने भाई लिटरली लॉ से 35 दिन का डिटॉक्स लिया था। 35 डेज मैंने किताब को हाथ नहीं लगाया था लॉ की, कि मैं भूलूं। और उसके बाद भी जब मैं आया ना, तो घंटा कुछ नहीं भूल पाया था, कुछ नहीं भूल पाया था। क्योंकि वो इतने, मतलब जब कोई चीज तुम 6-7 बार खुद पढ़ चुके हो, घंटा तुम भूलोगे उसको, वो पूरा दिमाग के अंदर घुस गया था। तब फिर मैंने नई टेक्निक आजमाना शुरू की, जो आंसर लिखता था दोबारा से पढ़ता था, ये कहीं पुराने सेक्शंस तो नहीं लिख दे रहा, और अगर लिख देता था तो काट देता था। मैं तो एग्जाम में भी काट के आया था, 2-3 जगह हड़बड़ी में लिख दिया था, फिर काटा उसको, नया का सेक्शन लिखा, फिर उसको आगे प्रोसीड किया पूरा का पूरा। क्योंकि एग्जामिनर थोड़ी ना इतना देखेगा कि ठीक है चलो बच्चा से गलती हो गया पुराना वाला लिख दिया, वो तो काट देगा। बेटा टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को अपने करिकुलम में लॉ और टैक्स से जितना प्यार है उतना किसी से नहीं। लॉ और टैक्स ये दोनों मेरा बहुत प्रिय सब्जेक्ट है। आप अगर मेरा टैक्स की दुनिया का चैनल फॉलो करते होंगे तो आप स्टार्टिंग के वीडियोस देखोगे ना अगर, तो आपका टैक्स का बहुत अच्छा बेस बन जाएगा। हाँ मैं मानता हूं वो वीडियोस पुराने हो गए, रेट्स आज की डेट में चेंज हो गए, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहने वाला है ना। तो कभी टाइम मिले ना तो सबसे पहला वीडियो जाके देखना गुप्ता जी कितने भोंदू से लगते हैं उसमें। इको तो भैया मैंने 11-12 में शुरू किया था। तो चैनल पर जाके सबसे पहला वीडियो देखना गुप्ता जी कैसा भोंदू टाइप के लगते। आइए सर, तो अब एक चीज तो सॉर्ट हो गई, अब बुक से पढ़ते हैं थोड़ा। हाँ अब बुक में आते हैं। आइए कि सर ये सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कैसे बनेंगे। आइए देखिए बेटा, ओए बच्चा देखो, अरे टैक्स में डरने का नहीं है बाबा, हम है ना, क्या टेंशन ले रहा है।
नहीं बेटा, मैं ऑडिट नहीं पढ़ाता, ऑडिट नहीं कराता मैं, इतना चीज एक साथ में हैंडल नहीं होता बेटा। जहां क्वालिटी वहीं, अभी तुम देखो ना, अभी मैं कितना घुसता हूं इसमें। अभी ड्राइंग कॉपी बनवाई तुमको, तो उसमें ड्राइंग भी तो करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना ड्राइंग बिना कॉपी खरीदा वेस्ट कर देंगे। तो ड्राइंग करो, सेक्शन लिखाओ, सेक्शन याद कराओ, मल्टीपल रिवीजन कराओ, तो एक सब्जेक्ट पे पूरा 100% देना। हाँ, लेकिन हालांकि अगर ओल्ड कोर्स, जो कि अब मेरे को 99% श्योर है नवंबर 23 में रहता है, ठीक है, तो उसमें जो इको है ना, इको एफएम का जो इको है, उसका मैं कोर्स जरूर लॉन्च करूंगा। इको एफएम का जो इको है वो मैं जरूर करूंगा, क्योंकि जैसा नेशनल इनकम मैं पढ़ा के बच्चों को समझा सकता हूं, वैसा मैं बोल सकता हूं कि इस कंट्री में वैसा कोई नहीं पढ़ाता। ये बहुत बड़ी चीज होती है जब कोई टीचर ये बोलता है। मैं अपने सब्जेक्ट लॉ में नहीं बोलता, लेकिन मैं इको में बोल रहा हूं कि जैसा इको मैं पढ़ा दूंगा नेशनल इनकम, वैसा इस पूरी कंट्री में कोई नहीं पढ़ाता। कोई यूट्यूब चैनल नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं पढ़ाता। सब बोलते हैं याद करना पड़ेगा फॉर्मूला, और इसका इसका सीधा सीधा सोर्स ऑफ कांटेक्ट है, आप अनिरुद्ध से पूछ सकते हैं, ठीक है, और वो दूसरी जगह ऑलरेडी पढ़ रहा है, सो आप उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। होगा तो मैं मैसेजेस भी दिखा दूंगा आपको, और जो लोग 12वीं में मेरे से पढ़े हैं उनको तो एक्सपीरियंस है। सुनो सर, आइए इधर, सुनिए सुनिए सुनिए। अच्छा, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, उसी में करा देंगे, उसी में करा देंगे, उसी में करा देंगे। नहीं बेटा, टैक्स नहीं हो पाएगा यार, टैक्स नहीं हो पाएगा, उतना उतना झूठा वो करके मतलब नहीं है, ठीक है। जो कर सकते हैं वही बोल रहे हैं, टाइम नहीं है, मेन बात वो है। सुनो 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 सुनो, अभी कुछ वर्ड्स हम लोग डिसाइड करेंगे, हम लोग कसम खाएंगे, ठीक है। हमारे पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारा जो आदमी है, जो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है, इसका नाम है विमल, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे एसबीओ, ठीक है। और जिस कंपनी में विमल का सिग्निफिकेंट ओनरशिप है, उसका नाम है केसरिया तेरा, केसरिया लिमिटेड, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे रिपोर्टिंग कंपनी। क्या कंपनी? रिपोर्टिंग कंपनी, ठीक है। अब से जो भी हम लोग बुक में पढ़ेंगे उसमें हम लोग ये वर्ड्स यूज करेंगे। एसबीओ जो कि विमल है, वो हमारा सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, और उसका जिस कंपनी में सिग्निफिकेंट ओनरशिप है उसका नाम है केसरिया लिमिटेड। केसरिया तेरा इश्क है पिया, आना। तो सर देखिए, मैं कुछ आपको अलग नहीं बता रहा था। देखिए, आदमी को कब माना जाएगा कि उसका एसबीओ है इन रिपोर्टिंग कंपनी? रिपोर्टिंग कंपनी मतलब कौन सा कंपनी? केसरिया तेरा, केसरिया, केसरिया लिमिटेड, केसरिया लिमिटेड, ठीक है। कब माना जाएगा बेटा? देख लो, जब वो होल्ड करता है ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नॉट लेस देन 10% ऑफ द शेयर्स, ठीक है। होल्ड्स इनडायरेक्टली और टुगेदर विद डायरेक्ट होल्डिंग not less than 10% of the voting in shares, same बात। has the right to receive dividend not less than 10%, ठीक है, या has the right to exercise significant influence or control, ठीक है, over the reporting company। तो मतलब 4 केसेस में आप बन सकते हो। एक, या तो आप 10% शेयर्स होल्ड कर लो, ठीक है, या तो आप 10% शेयर्स होल्ड कर लो, ठीक है, या तो आप 10% वीपी होल्ड कर लो, वोटिंग पावर, या तो आप 10% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पे राइट रखो, या सर आप इन्फ्लुएंस कर सको लोगों को। अगर ये 4 में से कोई भी एक है, ठीक है, तो आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हम लोग मान लेंगे। इज इट क्लियर? आपका सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप हम लोग मान लेंगे। लेकिन बेटा उस पॉइंट में ना आपने नोटिस नहीं किया, कुछ बातें और लिखी हुई हैं जिसको मैंने येलो से हाईलाइट किया है, येलो से हाईलाइट किया है। इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली को मैंने ना येलो से हाईलाइट किया हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको?
मैंने इनडायरेक्टली को येलो से हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली में जरूर कोई बात है, बिल्कुल है, लेकिन उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, ठीक है, बाद में करेंगे, क्योंकि अभी हमारे सामने अगली बात आ रही है, मेजॉरिटी स्टेक का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगला डिस्कशन, मेजॉरिटी स्टेक का मतलब क्या होता है। सर इतना तो समझ में आता है ना आपको, मेजॉरिटी का मतलब बड़ा होता है, माइनॉरिटी का मतलब छोटा होता है? मेजॉरिटी का मतलब बड़ा होता है, माइनॉरिटी का मतलब छोटा होता है। जैसे देखो भैया, गुप्ता जी छोटे टीचर, गुप्ता जी माइनॉरिटी में, ठीक है, बाकी सब टीचर बड़े टीचर। हमारे भैया जतिन सर को देख लो भाई, ऑडी भाई ऑडी, ठीक है। आदित्य सर को देख लो, स्मार्टफोन भाई स्मार्टफोन। नकुल सर को देख लो भैया, दुबई दुबई। बत्रा सर फरारी 33 इयर्स, ठीक है। रचना मैम नेवी, सॉरी आर्मी, ठीक है। गुप्ता जी, गुप्ता जी, ठीक है। तो आपको यह समझ में आना चाहिए, उन लोगों के पास मेजॉरिटी है और गुप्ता जी माइनॉरिटी में। गुप्ता जी माइनॉरिटी में, गुप्ता जी के पास क्या है, कुछ नहीं, वही टी शर्ट है, रोज पहन के आ जाते हैं पढ़ाने, ठीक है। वही पेन, वही पेंसिल, इतना भी पैसा नहीं है कि पेन टैब खरीद सके, पेंसिल से पढ़ा रहे हैं, बोलो, है गरीबी की लिमिट देखो, ठीक है, गरीबी की लिमिट, ठीक है, गरीबी की लिमिट, ठीक है। पेन खरीदने का पैसा नहीं है, पेंसिल खरीद रहे हैं, पेंसिल, ठीक है। तो सर मेजॉरिटी स्टेक का मतलब क्या है, मेजॉरिटी स्टेक का मतलब क्या है, ठीक है, एकदम सिंपल, ठीक है। एक एक भैया देखो, मेरे को ना पसंद एक चीज है, मेरे को बच्चों को सोचने पे मजबूर करना पसंद है, क्योंकि अगर सोचेगा इंडिया तभी सीखेगा इंडिया। मैं पढ़ा दूंगा तू रट लेगा, मजा नहीं आएगा। एक बात मेरे को बताइएगा, ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं मेजॉरिटी स्टेक, तो आपको नहीं लगता कि हमें इसे क्वांटिफाई करना चाहिए, इसके लिए कोई नंबर होना चाहिए, है कि नहीं, तो समझना आसान होगा, है कि नहीं। जैसे 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 जब मैं बोलता हूं कि होल्डिंग सब्सिडरी, तो मैं बोलता हूं मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, तो आपको नहीं लगता एक नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्विज कॉन्टेस्ट खेलते हैं। क्या आप कैपिटल के लिए एक नंबर लगा सकते हैं, आप बोल सकते हैं कैपिटल को क्या आप नंबर में डिफाइन कर सकते हैं, क्या कैपिटल को आप नंबर में डिफाइन कर सकते हैं, क्या कैपिटल को आप नंबर में डिफाइन कर सकते हैं जी। सर क्या वोटिंग राइट को आप नंबर में डिफाइन कर सकते हैं जी। सर क्या डिविडेंड को आप नंबर में डिफाइन कर सकते हैं सर, लेकिन आप क्या किसी की डिसीजन मेकिंग पावर को नंबर में डिफाइन कर सकते हैं? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो, क्योंकि भैया डिसीजन मेकिंग पावर तो आती ही मेजॉरिटी स्टेक होल्ड करने से है। अरे बाप तो तुम तभी बनोगे ना जब तुम्हारी औलाद है ना, बाप तो तुम तभी बनोगे जब तुम्हारी औलाद है। तो ये जो डिसीजन मेकिंग पावर है ये तभी आती है जब आपके पास मेजॉरिटी स्टेक हो। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि किसी आदमी के पास मेजॉरिटी स्टेक है? बहुत इजी है, आपकी सेकंड डेफिनेशन, मेजॉरिटी स्टेक, ये भी रफ है, एकदम सिंपल। मेजॉरिटी स्टेक शादी भी नहीं, देखो देखो बेटा, ये क्लास YouTube पर भी जाती है, तो YouTube पर मेरी ऑडियंस दुनिया के अलग अलग कोने से देख रही है इसको, कुछ लोग चाइना से भी इसको देखते हैं, भगवान जाने क्यों, बट क्या समझ में आता है उनको, बट YouTube के उसमें दिखाता है कि इट हैज बीन वॉच्ड फ्रॉम चाइना एज वेल, ठीक है। हमको एक चीज समझ में नहीं आया, हम ICI का अनाउंसमेंट का वीडियो डाला, मेरा 17% सर्चेस चाइना से आ रहा है,
बोले इन्हें आईसीआई से क्या लेना देना है भाई, ठीक है, ये क्यों देख रहे हैं हमारा वीडियो। तो पहले मैं चाइना के अगेंस्ट एक वीडियो बनाने वाला था, फिर मैंने सोचा नहीं बाबा ये तो गलत है, तो चाइना वाला ऑडियंस चला आएगा हम लोग का, ठीक है। तो बात ये है, अरे पता है हमको वीपीएन वाले, रे गधा, हम भी यूज करता है। आइए सर, तो मेजॉरिटी स्टेक का मतलब क्या है, ठीक है, मेजॉरिटी स्टेक का मतलब क्या है। तुम लोग तो ऐसा सोचता है कि हम वर्ड नहीं यूज करना चाहते एग्जैक्टली। तो मेजॉरिटी स्टेक का मतलब क्या है, मेजॉरिटी स्टेक का मतलब है जिसमें मोर देन हाफ आप शेयर्स होल्ड करो कंपनी के, ठीक है, या तो, ठीक है, आप मोर देन हाफ वोटिंग पावर होल्ड करो, या तो सर आप मोर देन हाफ, ठीक है, मोर देन हाफ डिविडेंड राइट हो। अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी एक है, मोर देन हाफ, मम्मी मम्मी बांस निकालो वहां से, मोर देन हाफ बोला है, 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा 50.01 भी होता है, 02 भी होता है, 03 भी होता है, 51 ही नहीं होता है 50 से ज्यादा। मोर देन हाफ बोला है, ठीक है, मोर देन हाफ बोला है। तो अगर आपके पास इन तीनों में से, ठीक है, कोई भी एक चीज है ना, तो ऑटोमेटिकली इसका रिजल्ट क्या होगा कि आपके पास डिसीजन मेकिंग राइट आ जाएगा, ठीक है, आपके पास ऑटोमेटिकली डिसीजन मेकिंग राइट आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीन चीजें जो मैंने और करके डाली ना, इसको बोलते हैं मेजॉरिटी स्टेक। तो अभी बच्चों आपकी दो डेफिनेशन आई होप क्लियर है। एक, एसबीओ कौन होता है, ठीक है, ये डिफाइंड है 227 ऑफ द कंपनीज एक्ट। और दूसरा, मेजॉरिटी स्टेक का मतलब क्या होता है। मेजॉरिटी स्टेक को कोई सेक्शन नहीं मिला है, वो यही सेक्शन नंबर 90 जो आप पढ़ रहे हो इसी के अंदर है, ये डेफिनेशंस में नहीं है। तो ये दो डेफिनेशन आई होप आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई है। अच्छा, मैं एक चीज पूछ रहा था, क्या ये मैं रफ वाली नोटिंग भी शेयर कर दिया करूं क्या, हाँ, ये रफ वाली नोटिंग भी शेयर कर दिया करूं क्या, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। बस रोज ताजा डेट के हिसाब से करूंगा, एवरी डे पुराना डे का नहीं जाना चाहिए। जैसे आज ये 24 तारीख से है, या जैसे कुल मतलब जतिन सर और बत्रा सर की भाषा में 24 तारीख, नॉट लेस देन एंड एटलीस्ट, सेम ही वर्ड्स है बेटा, इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। 24 तारीख, 24, तो ये 24 तारीख से है, ठीक है, ये 24 तारीख से है। अच्छा, एसबीओ का मतलब, अरे मैं बता देता हूं ना, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर मतलब वही आदमी जो या तो 10% कैपिटल होल्ड करता है, वही तनु वही वाला बोल रहे थे, या 10% वोटिंग राइट होल्ड करता है, या 10% डिविडेंड राइट होल्ड करता है, या इन्फ्लुएंस और डिसीजन मेकिंग करता है। इनमें से कोई एक भी अगर है, ओल्ड नोट्स भी चाहिए बेटा, ओल्ड नोट्स तो ड्राइव में है ना, अगर आप हमारे व्हाट्सएप पर एडेड हैं तो उस पे ऊपर ड्राइव है, उस ड्राइव में डेट वाइज नोट्स है, आप वहां से डाउनलोड करके आराम से लिखिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, डे वाइज किए हुए हैं। आज नहीं बेटा, कल टेस्ट है, कल 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 टेस्ट है, हाँ अच्छा याद दिलाया आपने, लिख देता हूं मैं यहां पर, कल आपका टेस्ट होगा। हाँ, अरे लेकिन विश्वजीत बेटा, आप भले ही कल की क्लास ना कर पाइए, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कल टेस्ट होगा, कल आपका टेस्ट होगा 12:30 PM पर, तो टेस्ट देना कंपलसरी है,
ठीक है, क्योंकि अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो सीखेंगे नहीं। एमसीक्यू टेस्ट होगा, पोर्टल पर टेस्ट होगा। अच्छा, इस पोर्टल पर ये जो हमारा मतलब ये बात मेरे को कहते हुए बड़ी अच्छी लगती है, ये जो हमारा ऐप है ना, अरे यूए पे नहीं, इसी पर टेस्ट होगा हमारा। इसका टेस्टिंग पोर्टल भी है, हाँ, एकदम एमसीक्यू वाला, गजब के एमसीक्यू, जितना अभी तक पढ़ाया है। क्लास होगा, क्लास होगा, क्लास के बाद टेस्ट होगा। हाँ, हमारा ये जो सीएसजी क्लासेस का ऐप है ना, पता है ये सब्जेक्टिव टेस्ट भी सपोर्ट करता है। यस, इट सपोर्ट सब्जेक्टिव टेस्ट। मैं सब्जेक्टिव टेस्ट पेपर बना दूंगा, व्हाट्सएप नंबर बता दें, अभी बता देते हैं। मैं सब्जेक्टिव पेपर बना दूंगा, ठीक है, आपके पास वो सब्जेक्टिव पेपर जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके उसके आंसर्स लिख के अपलोड कर देंगे, मैं उसको इलेक्ट्रॉनिकली चेक कर सकता हूं। और मैं इलेक्ट्रॉनिक चेक करके, मेरे को आपको भेजने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली पेपर विद नंबर्स आपके मेल आईडी पर भेज देगा। समझे? जो लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर ज्वाइन करना चाहते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6291206067। 6291206067। कल का टेस्ट एमसीक्यू होगा बेटा, कल का टेस्ट एमसीक्यू होगा। और हम लोग बीच बीच में ना सब्जेक्टिव टेस्ट भी लेंगे। सब्जेक्टिव टेस्ट का हम लोग आइडिया क्या सोचा है, मैंने सब्जेक्टिव टेस्ट का मैंने आइडिया क्या सोचा है, हर मंथ में जब पेड कोर्स चालू हो जाएगा, हर मंथ में वी विल हैव 3 टेस्ट। ठीक है, हर मंथ में वी विल हैव 3 टेस्ट। ठीक है, 3 टेस्ट। अब ये 3 टेस्ट हम लोग कैसे करेंगे हर महीना, उसका आइडिया ये है, एवरी सैटरडे, फर्स्ट 2 सैटरडेज जो मंथ के होंगे, ठीक है, फर्स्ट 2 सैटरडेज, उस दिन हम लोग एमसीक्यू टेस्ट रखेंगे। ठीक है, फिर आपको एक सैटरडे ब्रेक देंगे, और जो लास्ट सैटरडे होगा वहां पर उस मंथ में और उसके पिछले वाले मंथ में जितना पढ़ाया है उस पर एक सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। बेटा दीक्षा, आंसर राइटिंग में यूनिट खत्म होने के बाद नहीं कराता, साथ साथ करवाता हूं। जैसे देखो, मैंने सेक्शन 89 कराया, सेक्शन 89 लिखाया, 88 लिखाया, अब 90 लिखाऊंगा। मैं बाद का कोई सीन नहीं रखता, साथ साथ। और ये वाला सब्जेक्टिव होगा, मतलब रिटन, उसमें एमसीक्यू नहीं होंगे। तो हम लोग अगर ये फॉलो करते हैं तो हर महीना अगर हमारे 3 टेस्ट हो रहे हैं, तो नवंबर आते आते 9 महीना में 3 टेस्ट, हम लोग 27 टेस्ट दे चुके होंगे लोग, 27। ये फेब से अप्लाई करेंगे अपने, फेब ऑनवर्ड्स। तो 27 टेस्ट बहुत होता है बेटा, लोग तो 1 या 2 देते हैं, हम लोग तो फिर भी 9 सब्जेक्टिव टेस्ट लिख चुके होंगे। समझे? तो अच्छी खासी प्रिपरेशन रहेगी हमारी। और उसके अलावा ये मत सोचिएगा कि सिर्फ मैं आपको पेड सब्सक्रिप्शन पर ही पढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं होगा। पेड सब्सक्रिप्शन शुरू होने के बाद भी फ्री क्लासेस होंगी, ठीक है, और यूट्यूब क्लासेस भी होंगी। तो सब जगह करना है। सर प्रोविजन और प्रोवाइजो एक ही होता है क्या? नहीं 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 नहीं, प्रोविजन लॉ होता है, प्रोवाइजो होता है लॉ का एक्सेप्शन, उसको बोलते हैं प्रोवाइजो। जैसे फर्दर प्रोवाइडेड दैट लिखते हैं ना, वही। हाँ, स्पाई यहां पर भी होगा। अब ये मिटा देता हूं और अपने नेक्स्ट चीज पर चलते हैं। सर मैंने आपको मेजॉरिटी स्टेक बता दिया, ये नोट्स में जाएगा ना, तो जो बच्चा देखेगा ये एटलीस्ट लिख दूं। 25 है ना कल, 25 जन, आइए, व्हाट इट, आइए। चलिए सुनिए सुनिए सुनिए, मेरी इधर बात सुनिएगा। अरे कहां गया वो, अच्छा ये इधर है। आइए सर, अब बात ये आती है कि सर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होल्डिंग क्या होती है? जो यहां पर ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, ठीक है। रफ, ये विमल है मेरा दोस्त, ठीक है, ये विमल है मेरा दोस्त, ठीक है। ये क्या किया है, ये अभी, ठीक है,
15% शेयर्स परचेस किया है सीएसजी लिमिटेड के, ठीक है। मेंबर की किताब में इसी का नाम लिखा हुआ है विमल, ठीक है, विमल। इसको बोलते हैं डायरेक्ट होल्डिंग, इसको बोलते हैं डायरेक्ट होल्डिंग। एक बार रिफ्रेश करके देखो डायरेक्ट होल्डिंग, क्योंकि मैं तो अपने फोन पे देख रहा हूं, मेरे को तो एकदम क्लियर दिखाई दे रही है भाई, और तुम तो फिर भी 720p में देख रहे हो, मैं तो 360 पर 480 पर देख रहा हूं, तभी भी क्लियर आ रहा। तुम तो फिर भी 720 में देख रहा, मैं तो 480 पे देख रहा हूं। बोलो, इसको बोलते हैं डायरेक्ट होल्डिंग। अच्छा मेरे को एक बात बताना, आपकी बुआ जब आपके घर आती है, घंटी बजाती है, आप दरवाजा खोलते हो, आप अपनी बुआ को पहचानते हो तो कभी पूछते हो आप कौन हो? पूछते हो? नहीं ना, नहीं। तो कंपनी में अगर मैं मेंबर की तरह ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूं, हाँ, तो कंपनी तो मेरे बारे में जानती है। फूफा होंगे, अंकल होंगे, नाना होंगे, कोई तो होगा रिलेटिव। अरे नहीं है तो पिता तो है, बाकी छोड़ो, है। तो यहां पे विमल तो मेंबर है, तो कंपनी में विमल का तो डायरेक्ट होल्डिंग है, तो विमल के बारे में तो सबको ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब होता क्या है देखो, विमल क्या करता है, अपने ये 15% शेयर्स वो सेल कर देता है रजनी को, रजनी को वो सेल कर देता है रजनी को 15%, ठीक है। अब इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट होल्डिंग, इनडायरेक्ट होल्डिंग, ठीक है। अब तुम एक बात समझो, कंपनी को इसके बारे में तो पता था, लेकिन क्या कंपनी को रजनी के बारे में पता होगा? पता होगा? द आंसर इज नो। तो कंपनी को कैसे पता चलेगा पुरानी बातें? जब 89(1) में विमल बताएगा कि उसने शेयर बेच दिए हैं, 89(2) में रजनी बताएगा कि उसको शेयर मिल गए हैं, और जब रजनी ये डिस्क्लोज करेगा सीएसजी लिमिटेड को कि उसके पास सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है वो, क्योंकि 10% से ज्यादा होल्ड करता है, तभी ना पता चलेगा बेटा, तभी ना पता चलेगा। तो तुम मेरे को एक बात समझाना, ठीक है, तुम मेरे को एक बात समझाना, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप का कॉन्सेप्ट कौन सी वाली होल्डिंग को समझने के लिए जरूरी है? डायरेक्ट वाली को आइडेंटिफाई करने के लिए कि इनडायरेक्ट वाली को आइडेंटिफाई करने के लिए? लॉजिक से बताओ, मैंने जिस एकदम आराम से एक्सप्लेन किया, एकदम लॉजिक से बताओ, कौन सी होल्डिंग को समझने के लिए या कंपनी को पता रखने के लिए जरूरी है, डायरेक्ट को कि इनडायरेक्ट को? बेटा मेरे को सबसे जवाब चाहिए, अगर कोई को जरा सी भी कंफ्यूजन हो तो मेरे को जरूर बताइएगा। इनडायरेक्ट को ना, तो बेटा यही यहां पर बोला गया है कि अगर आपकी इनडायरेक्ट होल्डिंग है, अगर आपकी इनडायरेक्ट होल्डिंग है, ठीक है, इनडायरेक्ट होल्डिंग अगर आपकी है, तभी ये सेक्शन नंबर 90 आपको अप्लाई करता है। एक तो आपकी इनडायरेक्ट होल्डिंग होनी चाहिए, प्लस आप एसबीओ के अंदर फॉल करने चाहिए। सर मान लो सर
मैं आपसे एक यस और नो वाला क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है? यस और नो वाला क्वेश्चन पूछता हूं, और ये मैं आपसे पूछूंगा पोल पर, ठीक है? ये मैं आपसे पूछूंगा पोल पर, यस और नो वाला क्वेश्चन, ठीक है? सपोज, ठीक है, सपोज विमल हैज 8% shares in a company, shares in a company. आपको क्या लगता है, सेक्शन 90 अप्लाई होगा या सेक्शन 90 नॉट अप्लाई होगा? बोलो, क्या लगता है, सेक्शन 90 अप्लाई होगा या सेक्शन 90 नॉट अप्लाई होगा? क्या लगता है? सर, पोल के रिजल्ट्स इस प्रकार हैं कि एक को छोड़ के ऑलमोस्ट सब ने आंसर सही दिया। हाँ, ये पोल देने से पहले ही पोल आ गया। हाँ, ये एक चीज देखना पड़ेगा, ये कैसे हुआ, ये मैजिक कैसे हुआ बाबा? हेवी मैजिक था, लेकिन हेवी मैजिक था ये। अच्छा, अब मेरे को एक चीज बताओ, गलत किसका हुआ? जिसका गलत हुआ उसका मैं ठीक कर देता हूं। देखो भैया, अगर आपकी इनडायरेक्ट होल्डिंग है तभी तो सेक्शन 90 आएगा, और वो भी इनडायरेक्ट होल्डिंग कौन सी वाली होनी चाहिए? सिग्निफिकेंट वाली। अगर सिग्निफिकेंट वाली नहीं है तो भैया इनडायरेक्ट का कोई मतलब ही नहीं है। लॉजिक सोचो, है ना? अगर सिग्निफिकेंट वाली है ही नहीं तो फिर तो भैया सेक्शन 90 का कोई लॉजिक ही नहीं है, ठीक है? अगर तुम फूफा जी हो ही नहीं तो तुमको पूछेंगे ही नहीं कि खाना अच्छा लगा कि नहीं लगा, हो तो सिर्फ फूफा जी को पूछेंगे ना, ठीक है? सो ऑन दिस नोट वी एंड फॉर टुडे, अपना टाइम हो चला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। आई होप आपको मजा आया होगा क्लास में, क्योंकि मेरे को पढ़ा के भाई तो रोज बहुत मजा आता है, क्योंकि कुछ अपने ऐप पर पढ़ाने की खुशी अलग होती है, ठीक है भैया? रिपब्लिक डे ऑफर्स आर ऑनलाइन, अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा। क्लास 12 के भी आईडी के नोट्स अवेलेबल हैं, मैक्रो के भी आने वाले हैं। बस फर्क इतना है, जो डिस्काउंट अभी है वो बाद में भी मिलेगा आपको, बस अभी ऐप की तरफ से नहीं, कंपनी की तरफ से आपको कुछ चॉकलेट्स, बोनस, ओट्स, प्रोटीन बार्स, ऐसे सब कुछ गिफ्ट मिल सकते हैं। अरे कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम सही होगा, नेक्स्ट टाइम सही होगा, ठीक है? नेक्स्ट टाइम सही होगा। बाय बाय बेटा, बाय बाय, बाय बाय, एंड ऑल द बेस्ट। टेंशन एकदम नहीं लेना रिजल्ट के बारे में, गुप्ता जी खड़े हैं, आइए।